हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023। इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा इसका राष्ट्रीय परिदृश्य का लास्ट ही लेक्चर होगा और इसमें से कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। इसका टॉपिक है एनएचएआई का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है और भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। मतलब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार इसमें ये डेटा दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है और भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एसफाल्ट या बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। एनएचएआई ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एसफाल्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एनएचएआई एवं राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। एनएचएआई और दूसरी राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा सड़क का निर्माण NH-53 पर महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच किया गया है। NH-53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एसफॉल्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे एवं 33 मिनट में किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर पर है। इस परियोजना में 270 मीट्रिक टन बिटुमिनस से युक्त 36,634 मीट्रिक टन बिटुमिनस मिश्रण का उपयोग किया गया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व बिना रुके विश्व का सबसे लंबी एसफॉल्ट या बिटुमिनस कंक्रीट सड़क के निर्माण का रिकॉर्ड दोहा कतर के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था और प्रेजेंट में भारत में किया गया है। और सड़क निर्माण के लिए कुल 10 दिन का समय लगा था। जब ये सड़क निर्माण हुआ था 2019 में, दोहा कतर को विश्व के सबसे लंबे बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण का रिकॉर्ड मिला हुआ था, तब इसे 10 दिन का समय लगा हुआ था। और इसके लिए इसको कंप्लीट करने के लिए कंक्रीट के निर्माण के लिए 105 घंटे एवं 33 मिनट में इसको किया गया है। अब आता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है के अवसर पर जारी किया गया था। यह सूचकांक पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने में समग्र प्रदर्शन करने पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य में 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया। यह इसका चौथा संस्करण है और इस सूचकांक में 5 मानकों के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें 5 प्रमुख मानक हैं। पहला, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, जिसमें 20% भारांश होता है। अनुपालन, जिसमें 30% भारांश होता है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में 10% भारांश होता है। खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी, जिसमें 20% भारांश होता है। उपभोक्ता सशक्तिकरण में भी 20% भारांश होता है। इस सूचकांक के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, जिसमें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को दोनों को ही 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वें स्थान पर, जबकि अंतिमवें स्थान पर आंध्र प्रदेश को रखा गया है।
बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड 12वें स्थान पर, उत्तराखंड 7वें और राजस्थान 10वें स्थान पर। कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्य में पहला आता है गोवा, फिर मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान में 8वें स्थान पर है। कुल प्राप्तांक के आधार पर 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पहले नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। इस श्रेणी में कुल 16 अंकों के साथ लक्षद्वीप अंतिमवें स्थान पर है, मतलब 8वें स्थान पर है। अब आते हैं राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के बारे में। राष्ट्रीय वायु खेल नीति को एयर स्पोर्ट्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं। इनमें एयर रेसिंग, एयरबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और स्काई डाइविंग आदि खेल शामिल हैं। कौन कौन से खेल? एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और स्काई डाइविंग आदि खेल शामिल हैं। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया था और इसके अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति होती भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद एवं स्थायी वायु खेल पारितंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह नीति का उद्लक्ष्य है। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें आता है पहला एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग या मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, चौथा गुब्बारे, पांचवा ड्रोन, छठवां ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, सातवां हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, आठवां पैराशूटिंग, जिसमें स्काई ड्राइविंग, बेस जंपिंग और बिग शूट शामिल हैं। पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग में पावर्ड पैराशूट ट्रैक सहित ये सम्मिलित हैं। पावर्ड विमान में अल्ट्रा लाइट, माइक्रोलाइट और लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट इत्यादि सहित इसको शामिल किया गया है। रोटर क्राफ्ट के अंतर्गत ऑटो गायरो को शामिल किया गया। टोटल 11 है। इस नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी, जिसमें सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा। एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। किसे? सुश्री शीतल महाजन को। किस पर? अंटार्कटिका पर उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई पर फ्री फॉल जंपिंग की थी। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है और बिना किसी परीक्षण के इसे करने वाली पहली महिला जंपर भी बनी है। पहला तो ये अंटार्कटिका में 10,000 फीट पर और ये दोनों ध्रुवों पर भी सबसे कम उम्र की महिलाएं बन गई हैं। सुश्री राहेल थॉम्स उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला है। मतलब 7,000 की फीट पर पहली भारतीय महिला सुश्री राहेल थॉम्स है, जो उत्तरी ध्रुव पर उन्होंने स्काई डाइव किया हुआ था। और सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका में 10,000 फीट की ऊंचाई पर फ्री फॉल के लिए पहली महिला के रूप में जाना गया है। और उपयुक्त दोनों को स्काई डाइविंग में पद्मश्री अवार्ड से विजेता घोषित किया गया। अब आता है ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली के बारे में पढ़ते हैं। तितलियां प्रकृति संरक्षण की दूत होती हैं और ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक हैं जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती हैं। सिक्किम में राज्य के नागरिकों के बीच तितलियों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग सिक्किम राज्य में तितली की 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित करने के लिए नामित किया था। ये 2 प्रमुख तितलियां हैं ब्लू ड्यूक और कृष्णा पिकॉक। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम को ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57% जबकि कृष्णा पिकॉक को 43% मत प्राप्त हुए हैं। इसे ब्लू ड्यूक नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है तथा यह एक चमत्कारी तितली होती है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में इससे मिलती जुलती प्रजाति यूथेलिया डूडा द ब्लू डचेस पाई जाती है, जबकि ऐसी एक प्रजाति यूथेलिया एप्ली फेशिया भूटान में पाई जाती है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बासारोवा दुर्गा है। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उपप्रजातियां हैं, हिमालयन ब्लू ड्यूक जिसका वैज्ञानिक नाम बासारोवा दुर्गा है और स्पेलेंडेड ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बासरोना
दुर्गा स्प्लेंडेंस है। हिमालयन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में शामिल है, जो भारत में विधिक रूप से संरक्षित है। स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में संरक्षित है। मतलब जो हिमालयन ब्लू ड्यूक है उसे अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है और स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक को अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया। अन्य राज्यों की राज्य तितलियों में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि किस राज्य का ये तितली के बारे में पूछा गया था। महाराष्ट्र में जो तितली है उसका नाम है ब्लू मॉर्मोन, तमिलनाडु में तमिल योमेन, उत्तराखंड में कॉमन पिकॉक, कर्नाटक में सह्याद्री वर्डविंग, केरल में मालाबार बैंडेड पिकॉक या बुद्धा मयूरी, अरुणाचल प्रदेश में केसरी हिंद और गोवा में मालाबार ट्री निम्फ है। अब आता है दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया था। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग में के 94% तक आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की लगभग 6% की उपलब्धता ऑन-साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित हो रही है। इस प्रकार इस हवाई अड्डे ने गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा को अपना लिया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा पर एयर साइट पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। इस पहल से प्रतिवर्ष 2 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी और वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी सहायक भूमिका होगी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत चरण 4 या लेवल 4 प्राप्त हुआ। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने के अतिरिक्त इस हवाई अड्डे ने दीर्घकालिक निरपेक्षित उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को भी अपना लिया है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य के अनुरूप है। अब आता है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था और इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 45 एकड़ क्षेत्र 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के द्वारा निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है और इसे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भी विश्व का पहला हवाई अड्डा है। अब आता है नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित। 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश में सरकार के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ और इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनतम करना होता है। समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच विवादित गांवों की संख्या 123 से घटकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया है। दोनों को राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने की सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं तथा अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 28 गांव उसी के पास रहेंगे और ऐसे 3 गांव जिनके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दावा वापस ले लिया गया है वे असम के पास रहेंगे। 6 गांव की स्थिति असम में प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः अगर एक गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो उसी के पास रहेंगे। जनवरी और अप्रैल 2022 में दोनों राज्यों के मध्य आयोजित बैठकों में निर्णय लिए गए, जिसमें पहला है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सभी सीमा मुद्दे वर्ष 2007 में स्थानीय आयोग के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे। दूसरा, वर्ष 1980 में उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति द्वारा
अधिसूचित सीमा के रूप में 29 टोपो सीट्स पर चित्रित सीमा रेखा को दोनों राज्यों द्वारा सीमा के पुनर्संरेखण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा। तीसरा, दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। ज्ञातव्य है कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। यह जो मुख्य रूप से दिया गया है नामसाई घोषणा पत्र, यह असम और अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इसमें टोटल 123 गांवों में सीमा विवाद को न्यूनतम किया गया है, करने का प्लान बनाया गया है। और यह इसमें जो जनवरी और अप्रैल 2022 में दोनों राज्यों के मध्य आयोजित बैठकें हुई, इसमें कुछ निर्णय लिए गए जिसको कोई हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।